फॉरएवर बुक हेवन में खुश आमदीद। नावल माला जिसकी राइटर है निम्रा अहमद, उसकी 18वीं एपिसोड का ये सेकंड पार्ट है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट को बगैर किसी देर के। कैफ की इमारत के अंदर वो एक काम सा दिन था। मेन हॉल में सेंट डिफ्यूज़र की खुशबू और प्रिंटर की इंक की महक मिक्स हो गई थी। शबनम अपनी कुर्सी पर बड़ा जमान कीबोर्ड पर कुछ टाइप कर रही थी, जबकि नखियों से उसे लिफ्ट के खुलते दरवाजे दिखाई दिए। अगले ही लम्हे उसके असाब तन गए। निगाहें बिल्कुल स्क्रीन पे ऐसे फोकस कर ली जैसे इर्द गिर्द का कोई होश ना हो। ज़ारीना फरीद उसी तरफ आ रही थी। शबनम की उंगलियां मज़ीद तेज़ी से चलने लगी। हलक खुश्क हो गया। आधा सफ़ेद आधा स्याह मडी ड्रेस पहने, सफ़ेद लॉन्ग बूट्स की झलक, ठक ठक करीब आते कदम, बहुत से सर उठे, मरहबा सलाम गूंजा। शबनम को अपने हैंड्स फ्री याद आए जो ऊपरी दराज में रखे थे, लेकिन अब तक देर हो चुकी थी। माहिर अंदर है? शबनम ने भरपूर चौंक कर चेहरा उठाया, फिर चेहरे पर खुशगवार मुस्कुराहट तारी की। अरे ज़ारीना हानम, कैसी हैं आप? वो उठ खड़ी हुई। लंबे बलदार बालों वाली ज़ारीना, जो पहले ही दराज कद थी, वो लॉन्ग बूट्स की हील्स के बायस शबनम से बहुत ऊंची दिखाई देती थी। शबनम को पूरी गर्दन उठानी पड़ी थी। गुड, वो रस्मन मुस्कुराई। मुलायम चेहरा, हर लकीर से पाक, आंखों में हल्का सा मस्कारा, नेचुरल मेकअप, रंगत मज़ीद टैन थी। वो खुद को खुद सांवला करती थी। माहिर, आंखें घुमा के उसे याद दिलाया। शबनम ने थूक निकला। वो अभी ऑफिस नहीं आए। ज़ारा की आंखों की पुतलियाँ सुकड़ी। लेकिन उर्दल तो बाहर खड़ा है। यानी वो सुबह ऑफिस आए थे लेकिन फिर चले गए। उन्हें कहीं जाना था, उर्दल के बगैर, खुद ड्राइव करके। मगर कहाँ? शबनम ने मुस्कुरा के कंधे उचकाए। मुझे बताते थोड़ी हैं। फिर शबनम वापस बैठी, स्क्रीन रोशन की और चेहरे पर संजीदगी तारी कर ली। इस पहर की ट्रैफिक में वो खुद ड्राइव करके कहाँ जाएगा? उसने पूछा नहीं, सिर्फ सोचा, फिर आगे बढ़ गई। माहिर के ऑफिस का दरवाज़ा खुला और अंदर गुम हो गई। ऑफिस खामोश था, संदलवुड की खुशबू से मुअत्तिर। शायद कल शाम माहिर ने यही कैंडल जलाई थी। मेज़ को देख के नहीं लगता था कि वो अंदर आया था। क्या उसने तुम्हें अंगूठी दी थी या प्लास्टिक का एक कार्ड? ज़ारा कदम कदम चलती माहिर की सीट तक आई, फिर पूरे इस्तेहकाक से उस पर बैठी। कंधे ढीले पड़े, चेहरे पर मुस्कुराहट दर आई। हाथ ऊंचा करके अंगूठी को देखा। उसे अज़रा की बातों में नहीं आना चाहिए। माहिर खुद उसके पास आया था। उसने खुद शादी की बात की थी। माहिर की मेज़ में 3 दराज थे, बंद, खामोश, जैसे राजों से भरे हों। एक ज़माने में उसे वहाँ एक टूटी हुई नान खताई मिली थी, गैर ज़रूरी कार्ब्स। वो चल हमें उनको देखती रही, फिर झुकी और एक एक करके दराज खोले। चेक बुक्स, कागजात, चंद पत्थर। आखिरी दराज में एक बॉक्स था। उसने बॉक्स नहीं खोला, हल्का सा मुस्कुरा दी। वो सगार फिर से पीने लग गया था, लेकिन समझता था कि किसी को मालूम। वो रुक गई। बॉक्स के नीचे कुछ था, नीला सा। 2 उंगलियों से उसने वो शय निकाली। वो एक पासपोर्ट था। उसने सफ़े पलटाए। कशमाला मुबीन, सब्ज़ आंखों वाली लड़की। गो के पासपोर्ट की तस्वीर इतनी अच्छी नहीं आती, लेकिन वो इसमें भी खूबसूरत लग रही थी। ज़रीना अब्रू भिंचे उसे देखे गई। उसने उस लड़की का नाम कहाँ सुना था? वो इस नाम को पहचानती थी, लेकिन याद नहीं आ रहा था। उसने मोबाइल निकाला और पासपोर्ट की तस्वीर खींची, फिर उसे वापस रख दिया। अंदर इज़्तिराब की लहर उठी थी। किसी लड़की का पासपोर्ट उसके दराज में क्यों था? क्या वो वाकई माहिर फरीद को जानती थी? चंद लम्हे गुजरे थे जब दरवाजे पे आहट हुई। ज़ारा चौंक कर सीधी हुई, चेहरे पर मुस्कुराहट जमाई। वो अंदर दाखिल हो रहा था। उसे देख के हल्का सा चौंका, फिर दोस्ताना अंदाज में मुस्कुराया। बैठो बैठो। वो खड़ी होने लगी तो उसने हाथ से बैठने का इशारा किया। नहीं, तुम्हें काम करना होगा। मैं अपनी कुछ चीज़ें लेने ऑफिस आई थी, सोचा तुमसे मिल लूँ। लेकिन वो मेज़ के पीछे से निकल कर सामने आ गई। तुम थे नहीं। वो मुस्कुरा के गौर से माहिर के चेहरे के तासुरात देख रही थी। तुम कॉल कर देती, मैं एक काम से निकल गया था। वो कोट उतारते हुए स्टैंड की तरफ जा रहा था। खैरियत? तुम ऐसे बिना ड्राइवर के चले गए? वो उसकी पुश्त को देख रही थी। ड्राइवर को खुद ही नहीं लेकर गया। ये लोग इतने एतबार वाले नहीं हैं। कोट लटका के वो कुर्सी तक आया, उसे खींच के बैठा, साथ ही कफ के बटन खोलने लगा। उसका चेहरा मुतमईन था, शफाफ। किसी ख़ास जगह गए थे? ज़ारा उससे निगाह हटाए बगैर सामने कुर्सी पर बैठी टांग पर टांग जमाई, हाथों का हल्का घुटनों के गिर्द बनाया। माहिर ने कुर्सी संभालते हुए उसे देखा। कशमाला से पेपर साइन करवाने गया था। तवक्कुफ़ किया। तुम्हें याद है कशमाला? नहीं, कौन? मालिक ने नहीं बताया। कल बैरबल की बेकरी पे वो मिला था उससे। माहिर के चेहरे पर हल्का सा ताज्जुब उभरा। उसका अंदाज़ आम सा था। पापा मुझे मिलते ही कहाँ हैं? उसकी आवाज़ में शिकवा उभरा, फिर सर झटका। कौन है ये? ज़ियाद की बीवी, जिसने मुझे इस कत्ल केस में फंसवाया था।
वो अब मेज़ पर रखे चंद कागजात उलट पुलट कर रहा था, जिसे वो कुछ तलाश कर रहा। ओह, एकदम से उसे याद आया ज़ियाद सुल्तान, जिसके बारे में माहिर ने उसे कई बरस पहले तहकीक करने के लिए कहा था। उसे जिस इंसान के बारे में खोजना होता वो ज़ारा को कहता था। ज़ारा अपनी नेटवर्किंग इस्तेमाल करके किसी को भी ढूंढ सकती थी। कशमाला का बेटा खो गया है, 3-4 साल का बच्चा है। ट्रैवल हिस्ट्री के मुताबिक वो इस्तांबुल आया था, इसीलिए वो यहाँ आई है। शायद हिलाल के अगवाकारों ने उसे अगवा किया हो। हम उसके बेटे के लिए उसकी मदद कर रहे हैं। ज़ारा के कंधे ढीले पड़ गए। ओह अच्छा, उसने हम में कौन कौन शामिल है पूछना गैर ज़रूरी समझा। बेटा, ज़ियाद की बीवी, एक नामालूम सा खतरा जैसे टल गया हो। लेकिन तुम कैसे मदद करोगे? उसने हिलाल के लिए हमारी मदद की थी ना। पुलिस उसकी बात नहीं सुन रही थी। फिर कल उसे लेकर मैं पुलिस स्टेशन गया था। मेरे कहने पे अब वो ताउन कर रहे हैं। ज़ारा ने इस बात में सर हिलाया कि नकिया से मेज़ के उस हिस्से को देखा जहाँ दराज थे। माहिर ने नहीं देखा। वो अब एक फ़ाइल खोल के कुछ पढ़ रहा था। वो अभी तक उस सीरियल किलर के साथ क्यों है वैसे? माहिर ने निगाहें झुकाए सोफे पे कुछ तलाश करते हुए वर्क उल्टाया। नहीं, उसने तो काफ़ी साल पहले तलाक ले ली थी। मज़ीद मुझे नहीं मालूम। ज़ारा चौंकी। ओह अच्छा, वो बदिक्कत मुस्कुराई। अलबत्ता सीने में किसी चीज़ ने जकड़ा था। वो सिर्फ माँ नहीं थी, वो सिंगल मदर थी। बहुत वक्त देना पड़ेगा तुम्हें इस लड़की को। माहिर ने चारा उठा के उसे देखा। मैं यूं ही किसी के लिए वक्त नहीं निकालता। उसने हिलाल को तलाश किया था। मेरी मजबूरी है उसी की मदद करना। मालिक, बैरबल, हिलाल सब चाहते हैं कि मैं उसकी मदद करूं। ओह, याद आया। उसने माथे को छुआ, फिर इंटरकॉम उठाया और रिसीवर कान से लगाया। शबनम, कशमाला का वर्क वीज़ा अप्लाई करना है आज। उसका पासपोर्ट मुझसे ले जाओ। फिर रिसीवर रखते हुए उसने उसी आम अंदाज में इतला दी। मैंने उसे 2 माह का कहा है, तब तक उसे यहाँ रहने का परमिट लेकर देना होगा। 2 माह तक मैं उसकी मदद करूँगा। इसके बाद उसके बच्चे का सुराग न मिला तो मैं कुछ नहीं कर सकता। शान ने अचकाए और चेहरा फाइल पर झुकाए मजीद वर्क पलटने लगा। वो जैसे कुछ तलाश कर रहा था। ज़ाहरा चल में आंखें सुकेड़ के उसे देखती रही। वो बिल्कुल मुतमईन था। उसकी आंखें और चेहरा शफाफ था। लेकिन वो माहिर फरीद था और वो मालिक फरीद की बेटी थी। उसने ऑफिस के कोने में लगे कैमरे को देखा। ये चंद वर्ष पहले लगा था। क्या माहिर ने उसे कैमरे में पासपोर्ट उठाते देख लिया था? क्या शबनम ने उसे मैसेज कर दिया था? क्या वो तमाम जवाबात के साथ तैयार आया था? मगर नहीं, वो अज़रा की बातों को ज़्यादा ही सोच रही थी। झूठ बोलने वालों का चेहरा ऐसा शफाफ तो नहीं होता। वो मुस्कुराई और उठ खड़ी हुई। किसी दिन डिनर पे चलते हैं। माहिर ने चेहरा उठा के उसे देखा और मुस्कुराया। श्योर, वीकेंड पे, लेकिन जगह मैं मुंतखब करूँगी। उसकी आंखें मुस्कुरा उठी। फिर वो पलटी, मुतमईन, खुश, हल्की फुल्की। कंसोल टेबल पर सुर्ख इमारत का मॉडल रखा था। ये मॉडल स्टडी रूम में रखे मॉडल से छोटा था। अज़रा ने उसे एक बात और भी कही थी। माहिर ने अभी तक बिल्डिंग एक्यूपेंसी परमिट के लिए अप्लाई नहीं किया। मेरे शौहर के यहाँ से गुजर के ही फ़ाइल आगे जानी है। मालिक फरीद की बेटी उसकी तरफ वापस घूमी। तुमने बिल्डिंग ऑक्यूपेंसी परमिट अप्लाई कर दिया? लहजा सरसरी था और आंखें वो उस पर से एक लम्हे के लिए भी नहीं हटी थी। माहिर के कागज़ पे झुकी पलकें ऊपर उठी। फिर उसने ज़ारा की आंखों में देखते हुए सर को इस बात में जुम्बिश दी। हाँ, कब का? अलविदाई अंदाज में मुस्कुराया और चेहरा वापस झुका लिया। ज़ारीना फरीद के दिल पे घुनसा सा पड़ा। अलबत्ता चेहरे की मुस्कुराहट बरकरार रही। वो उसी फीकी मुस्कुराहट के साथ बाहर आई। लिफ्ट से नीचे लॉबी तक का सफ़र तय करते हुए उसका चेहरा तारीक हो चुका था। कार गेट से निकालते हुए वो सिक्योरिटी की कनोपी पे रुकी और दिल का इशारा किया जो गार्ड के साथ बैठा था। फंसे हुए सूट में मलबूस फरबहा सा ड्राइवर उर्दल तेज़ तेज़ चलता कार तक आया। तेज़ चलने से वो हाँफने लगा था। खिड़की पर झुका और खुश इखलाकी से उसे सलाम किया। ज़ारा ने सर को खम दिया। अस्सलाम वालेकुम। वो उस शहर के वासियों की तरह जवाबी सलाम का वालेकुम अस्सलाम, अलैकुम सलाम वाह नहीं बोलती थी। बस एक तेज़ निगाह उर्दुल पे डाली। ये कशमाला मुबीन कहाँ रहती है? तुम गए होगे ना माहिर बे के साथ उसकी तरफ? उर्दुल ने झट सर हिलाया। माहिर बे के साथ नहीं, शबनम हानम के साथ गया था चंद दिन पहले। उनको ऑफिस लाना था। एड्रेस? उर्दुल, एड्रेस नहीं मालूम, मगर बलद में जो मशहूर सा कैफ़े है नारंगी स्कूटर वाला, वहाँ। लिख के बताओ। ज़ारा ने अंगूठे और उंगली से कलम बना के हवा पे लिखा। या टेक्स्ट करो। मुझे क्या मालूम बलद में क्या है। वो इस्तांबुल के शहरियों की तरह बलद और सुल्तान अहमद जैसी जगहों पे जाना अपनी शान के खिलाफ समझती थी। ये सयाहों के लिए थी। उसका हल्का अहबाब निशान तशी अतलियर और बैबक जैसे इलाकों के रेस्टोरेंटों में मिलने को तरजीह देता था।
जी जी मैं भेजता हूँ। उर्दल फंसे हुए कोट की जेब से मोबाइल निकालते हुए पीछे हुआ। वो कार जन से आगे बढ़ा गई। उसे मैसेज करने से पहले उर्दल ने एक टेक्स्ट माहिर को भेजा था। ज़ारा खानम कशमाला मुबीन का एड्रेस मांग रही थी। बुलत कैफ़े का एड्रेस दे दूँ? मुझे वही मालूम है। अगले मिनट उसे माहिर का ऑडियो मैसेज मौसूल हुआ था। ज़ारा खानम मेरी होने वाली बीवी है। वो जो पूछे उन्हें बताना तुम्हारा फ़र्ज़ है। मुझे रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तेज़ लहजा, जैसे वो गुस्से में हो। उर्दल ने जल्दी से ज़ारा को पैगाम भेज दिया। उसे शाह से ज़्यादा शाह का वफ़ादार बनने की ज़रूरत नहीं थी। माहिर फरीद अब किसी फाइल से कुछ तलाश नहीं कर रहा था। वो टेक लगाए बैठा, माथे पर सिलवटे लिए बंद दरवाजे को घूर रहा था। फिर निगाह उठा के ऊपर लगे कैमरे को देखा। उसने फुटेज नहीं देखी थी, लेकिन ज़ारा को अपनी कुर्सी पर बैठे देख के वो जान गया था कि वो उसका पासपोर्ट देख चुकी होगी। वो उसे लॉकर में भी रख सकता था, यहाँ रखने की क्या ज़रूरत थी। उसने झुंझलाहट से लैपटॉप स्क्रीन फोल्ड की। उसका सारा मूड ऑफ हो चुका था। वो जानता था यही होगा, वो उसकी ज़िंदगी में आएगी और सब कुछ पेचीदा हो जाएगा। ऊपर से सुंबल की आवाज़ उसके दिमाग में बज रही थी। वो बोलता नहीं है, जैसे कुछ बच्चे देख नहीं सकते वैसे ही। सुंबल, शबनम। उकताहट से रिसीवर उठाया। मेरी टेबल पर गर्द क्यों है? क्लीनर्स आज आए थे या नहीं? हम उन्हें किस चीज़ की तनख्वाह? बाहर बैठी शबनम तहम्मुल से सुनेंगी। ये तय था कि सीईओ का गुस्सा आज ऑफिस स्टाफ को भुगतना पड़ेगा। वो गहरी नींद में थी जब मोबाइल की ट्रन ट्रन समात में गूंजी। माला ने आंखें खोलनी चाहिए, लेकिन वो भारी थी। जहन कहीं दूर था। वो बदर के साथ थी। वो आइसक्रीम खा रहा था। वो हंस रही थी। वो एक गली में कहीं जा रहे थे। फिर एक मोड़ मोड़ने पे वो गायब हो गया। उसके हाथ से आइसक्रीम गिर गई। वो परेशानी से गली में भागने लगी, लेकिन कदम भारी हो गए। वो उठ ही नहीं रहे थे। और फिर फ़ोन हनूज बज रहा था। उसने आंखें खोली। अपार्टमेंट की छत वाज़ेह हुई। बेजारी से बाजू बढ़ा के मोबाइल उठाया। कॉलर के नंबर से पहले वक्त देखा। वो आज देर तक सोती रही थी। दिन चढ़ रहा था। हेलो, खुमारलूद आवाज़ में कहते हुए जमाई रोकी। कशमाला, आप कैसी हैं? वो उसका वकील था। अब वो उसके रिटेनर पे नहीं था, लेकिन कभी कभी वो उसको ज़ियाद की पेशरफ्त बताने के लिए कॉल कर लेता था। आखिरी दफ़ा उनकी बात तब हुई थी जब वो ज़ियाद से मिलने गई थी। इस वक्त वो क्यों कॉल कर रहा था? कनाडा में क्या वक्त हुआ होगा? वो चौंक के उठ बैठी। उस वकील की कॉल उसे पसंद नहीं थी, लेकिन उसको सुनना उसकी मजबूरी थी। वो ज़ियाद और उसके दरमियान एक पुल था। मुझ तक एक खबर पहुंची है। रस्मी अलैग से लैग के बाद वो खनखारा। कैसी खबर? उसका जहन उसी तारीख गली में था। बदर वहाँ नहीं था और उसके पैर नहीं उठ रहे थे। जब से वो खोया था सारे ख्वाब एक जैसे थे, सारे खदशे नए थे। ज़ियाद सुल्तान ने इस्तिगासा के लिए डील कर ली है। उसने धीरे से पलकें झपकाई। क्या मतलब? मतलब ये कि वो 1 या 2 हफ्ते में बाहर होगा। उसकी सज़ा में तो चंद माह रहते थे। वो आईने में खुद को देखते हुए कह रही थी। उल्टे यू की शक्ल का तवील कामत आईना बेड के मुकाबिल खड़ा था, ज़मीन से लगा, टेढ़ा करके दीवार से टिकाया। उसके साथ केले के बड़े बड़े पत्ते वाला गमला लगा था। उसके पास ये ऑप्शन बहुत पहले से था। उसने खुद नहीं लिया था। वो अपने अक्स को देख रही थी। एक सफ़ेद बेड पे पर मलगजे लहाफ में बैठी, कंधों तक आते बालों वाली लड़की, जिसका ख्वाबदीदा चेहरा कदरे जर्द पड़ चुका था। उस पर सिवाय रहम दिलाना कत्ल के कुछ भी साबित नहीं हुआ था। अच्छे बिहेवियर पर सज़ा कम हो गई थी, लेकिन अब बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। यकीनन उसने किसी मुजरिम के खिलाफ पुलिस की मदद की हामी भरी है, मगर ऐसे खेल ख़तरनाक होते हैं। हो सकता है बाहर आते ही वो कत्ल कर दिया जाए। मैंने सोचा आपको इत्तला दे दूँ। ये अंदर की खबर है। उसने बदिक्कत वकील का शुक्रिया अदा किया और मोबाइल पर छा के नीचे रखा तो महसूस हुआ उसकी उंगलियां कपकपा रही थी। फ़ोन दोबारा बजा तो वो चौंकी, तेज़ी से पलट आया। दिल ऐसे धड़का कि जैसे ज़ियाद सुल्तान की कॉल ना हो। माहिर फरीद का नाम देख के गहरी सांस होंठों से खारिज हुई। तुम्हारी बारबल से बात हुई? तेज़ खुश्क लहजा। नहीं। वो अक्स को देख रही थी। बेड पर बैठी लड़की एक हाथ सीने पर रखे हुए थी। हाथ तले दिल बुरी तरह धक धक कर रहा था। क्या वो अभी ज़ियाद सुल्तान से डरती थी? जब वो सलाखों के पार था तब उससे मिलने में उसे खौफ नहीं आता था। क्या ये उसकी जंजीरें थी जो कशमाला मुबीन को बहादुर बनाए हुए थी? तुमने साइन करते वक्त कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था? वो चौंकी। वो उसका कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र क्यों कर रहा था? क्या कल सुबह वो बलद इसीलिए आया था? तुमने पढ़ने का वक्त दिया था? माहिर कुछ कहने लगा, फिर रुक गया। तुम घर पर हो? हाँ, लेकिन मैं 2 बजे तक फ्री हूँ। क्या हम आज उस कॉटन कैंडी मैन वाली जगह जा सकते हैं? कहाँ ना, वीकेंड पे जाएंगे। खामोशी, गहरी जब्त भरी सांस। 2 बजे के बाद तुम कहाँ होंगी? और तक कोई? कब तक? तवील शूट है, रोशनी और अंधेरे दोनों में करना है, क्योंकि क्लाइंट को तमाम। और तकू में किस जगह?
बेजारी से टोका, जैसे उसके काम के बारे में सुनने में दिलचस्पी ना हो। और तो कोई में शूट किस जगह होते हैं माहिर पे? उसे उसका टोकना बुरा लगा था। माहिर की एक और जब्त भरी सांस सुनाई थी। मैं ऑफिस से वापसी पे आऊँगा, मुझे बात करनी है। और कॉल कट गई। माला ने फ़ोन नीचे गिरा दिया। वो अभी तक आईने में अपना अक्स देख रही थी। आधी आस्तीन की स्याह टी शर्ट से निकलता बाजू मोड़ के हाथ सीने पर रखा हुआ था। दिल के मकाम पे धड़कन अभी तक नॉर्मल नहीं हुई थी। ज़ियाद सुल्तान रिहा होने जा रहा था और वो जो समझी थी वो अब उससे खौफज़दा नहीं है तो वो गलत थी। वो ज़ियाद सुल्तान की जंजीरें थी जो उसका खौफ सल्ब कर लेती थी। अब वो क्या करेगी? और अगले ही लम्हे एक और सवाल ने दिल पे दस्तक दी। क्या उसे माहिर को ये बात बता देनी चाहिए थी? और तो कोई की मशहूर ज़माना मस्जिद साहिल किनारे यूँ खड़ी थी जैसे पानी पर तैर रही हो। असर का सफ़ेद आसमान अभी रोशन था। ठंडी हवा और बारबेक्यू की महक ने सारे को मुअत्तर कर रखा था। मस्जिद का अक्स शफाफ पानी पर दिखाई देता था और मस्जिद के पीछे पस मंज़र में ऊंचा सुर्ख लहरदार पुल खड़ा था। मस्जिद के सामने एक चबूतरा बना था जिस पर खड़े स्याह पोज करके तस्वीरें बनवा रहे थे। जहाँ एक तरफ पानी था वहीं दूसरी जानिब रेस्टोरेंटों के खुले फ्रंट थे। दरम्यान में एक खाली मैदान सा था जिसके वसत में एक घना बूढ़ा दरख्त उगा था। उसके तने के गिर्द गोलाई में बैठने के लिए पत्थर की नशिस्तें बनी थी। उस पत्थर पर उस वक्त सुंबल बैठी अपने कैमरे से छेड़छाड़ कर रही थी। तने के साथ एक फोल्डिंग कुर्सी पर एक सुर्ख तंग गाउन पहले पाकिस्तानी लड़की बराजमान थी। गर्दन सीधी रखे, आंखें आसमान की तरफ उठाए, वो किसी रोबोट की तरह सीधी थी बैठी थी और एक मेकअप आर्टिस्ट सामने खड़ी झुक के उसके चेहरे पर पाउडर नरमी से लगा रही थी। एक टैक्सीडो में मलबूस नौजवान सर झुकाए मोबाइल पे लगा करीबी रेस्टोरेंट के बाहर रखी कुर्सियों पर बैठा था। माला की उनकी तरफ पूछ थी। वो साहिल के किनारे खड़ी शाम के आसमान को देख रही थी। ठंड बढ़ रही थी। उसने लंबा कोट ऊंट के रंग का कोट पहन रखा था और सर पर सफ़ेद गरम टोपी थी जिससे गहरे भूरे बाल निकल के कंधों को छू रहे थे। उसके हाथ अब नहीं कपकपा रहे थे। वो बिल्कुल पुरसुकून और कंपोज्ड खड़ी मस्जिद को देख रही थी। एक मस्जिद ऊपर खड़ी थी, एक पानी पे झिलमिला रही थी। डे लाइट शूट मुकम्मल हो चुका था और अब उन्हें अंधेरे का इंतज़ार था। वो एक इन्फ्लुएंसर का प्रपोजल शूट था। उस इन्फ्लुएंसर का तारुफ उसके इंस्टाग्राम पे 12 लाख फॉलोअर्स थे। जिस दिन पाकिस्तान में इंस्टाग्राम डाउन होता उस दिन वो एग्जिस्ट करना ख़त्म हो जाती थी। साहिल किनारे खड़ी माला ने किसी एहसास के तहत पलट के देखा। दाएं बाएं गर्दन मोड़ी, यूं ही लगा कि कोई उसे देख रहा है। फिर उसने सर झटका। ये उसका वहम था। ज़ियाद की रिहाई का सुन के वो अंदर से डिस्टर्ब हुई थी। मैं अपने लिए ड्रिंक लेकर आती हूँ। वो दरख्त तक चली आई और क्लाइंट को खबर दी। उसने क्या कहा। वो चेहरे को हरकत नहीं दे सकती थी, अलबत्ता उसके गाल गुलाबी हो रहे थे और आंखों में पानी था। वो पूछने लगी कि वो ठीक थी, फिर ठहर गई। अगर वो ठीक ना हुई तो रो देगी। वो दुल्हन नहीं थी, फिर भी किसी ब्राइड ज़िला से कम नहीं थी। माला ने जहन में जमा तफरीक की। रोने से मेकअप ख़राब होगा जिसको फिक्स करने में वो रोशनी और अंधेरे के दरमियान की वो घड़ी खो देंगे जिसमें शूट होना था। वो आगे बढ़ गई। रेस्टोरेंटों के दरमियान से एक गली में चलती आगे गई तो एक मैदान सामने आया। तवील मुरब्बा की सूरत का स्क्वायर जिसके चारों अतराफ शॉप्स की कतारें थी। वफ़ल्स और कंपेयर की खुशबू उड़ाती शॉप्स जैसे फूड स्टॉल्स हों, लेकिन तकरीबन हर शॉप पर एक ही जैसी अशिया दस्तयाब थी। ये और तो कोई की वॉफल्स स्ट्रीट थी, सयाहों की पसंदीदा। वो अभी पहले स्टॉल के करीब ही आई थी कि दाएं बाएं हर तरफ से जिस दुकानदार की नज़र उस पर पड़ी उसने जोश से नारा लगाते हुए उसे अपनी तरफ बुलाया। वो मुस्कुरा दी। वो सब बाजू लंबे कर करके तुर्किश में बोलते हुए उसे पुकार रहे थे। वो उनका तरीका था। वो स्ट्रीट में दाखिल होने वाले हर स्याह को यूँ हंसते हुए ऊंची आवाज़ में भरपूर तवज्जो देते हुए पुकारते कि स्याह खुद को स्पॉटलाइट में महसूस करता। और तब वो एहसास हुआ, चंद लम्हे पहले वाले एहसास से मुख्तलिफ। ये किसी के देखने का एहसास नहीं था, ये एक पुराना शनासा एहसास था। उसने चौंक कर स्ट्रीट के दहाने पर देखा। 1 सेकंड, 2, 4 वो देखती रही और बलाखिर वो उसे नज़र आ गया। वो अभी अभी मोड़ मुड़ के उस तरफ दाखिल हुआ था। संजीदा चेहरा और मतलाशी निगाहों से दाएं बाएं देखता। वो उसे ही ढूंढ रहा था। उसने अपने 2 पीस पर लंबा ग्रे ऊनी
कोट पहन रखा था। वो ठहर के उसे देखे गई। उसे बरसों से उसके आने से पहले उसकी आमद का एहसास हो जाता था। वो वैनकूवर में फार्मर्स मार्केट में थी। सी फूड की महक सारे में फैली थी। उसने निगाह उठा के देखा तो वो चलता हुआ आ रहा था। अब महक बदल गई थी। वुफल्स और दालचीनी की इश्तहा अंगेज़ खुशबू, दम तोड़ता असर का आसमान। वो उसे देखे गई, यहाँ तक कि माहिर की निगाह उससे आ मिली। एक गहरी सांस और फिर तेज़ कदमों से चलता वो उसके करीब आया, सर को खम दिया जैसे सलाम किया हो। उसने भी महज जवाबन गर्दन को जुम्बिश दी। मेरी बैरबल से बात नहीं हुई। वो जानती थी वो क्या पूछेगा। मैंने उसे टेक्स्ट किया है, अगर वो खुद मुनासिब समझेगा तो मुझे कॉल कर लेगा। जानता हूँ। वो उसके ऐन मुकाबिल आन रुका। जानता था तो क्यों आया था? क्या और तो कोई उसके रास्ते में था? वो कहाँ रहता था जो हर जगह उसको रास्ते में पड़ती थी? मोबाइल। माही ने उसके कोट की तरफ इशारा किया। माला ठहर गई। मोबाइल जेब से बाहर निकाला और नासमझी से उसकी तरफ बढ़ाया। माही ने उसे नहीं थामा। कॉल करो बैरबल को, अभी मेरे सामने। वो संजीदा था। तुम इसलिए यहाँ आए हो ताकि ज़बरदस्ती मुझसे उसको कॉल करवाओ? तुम्हें शौक़ था ना हमारे आपस के मसलों में पड़ने का, उसको हर्ट करने का। ये इसका नतीजा है। वो तुम्हारी वजह से दूर गया है। तुम उसको वापस लाओगी? कॉल करो। उसका लहजा धीमा लेकिन दो टोक था और आंखों में शदीद बरहमी थी। सफ़ेद टोपी वाली लड़की ने हल्के से कंधे उचकाए। कर लेती हूँ। चेहरा झुकाया, चंद बटन दबाए। घंटी जाती सुनाई देती रही, फिर खामोश हो गई। वो मिस्ड कॉल देख के कॉल बैक कर लेगा। तमाम, तब तक मैं यही हूँ। श्योर, चाहो तो मेरा फ़ोन रख लो। पासवर्ड बताऊँ? उसने फ़ोन उसकी तरफ बढ़ाया। माहिर ने एक तेज़ निगाह उस पर डाली और सामने देखने लगा। माला ने कंधे उचकाए और फ़ोन जेब में डाला, फिर कदम आगे बढ़ाए। उसके दाएं तरफ वुफल्स की दुकानें थी और बाएं जानिब माहिर। तुमने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था? ईमेल कर देते तो पढ़ लेती। तुम कब से मेरी ईमेल्स पढ़ने लगी? वो कह के पछताया। उसे पुराने गिले शिकवे नहीं करने थे। यास्मीन की बातें जहन में गूंजी। माला की रफ्तार कम हुई, लेकिन फिर उसने यूँ जाहिर किया जैसे सुना नहीं था। वुफल्स की दुकानों वाले सेल्समैन उसकी तरफ मुतवज्जे थे, खुश दिली और जोश से नारे लगाते उसे पुकार रहे थे। वो मुस्कुरा के नफ़ी में सर हिलाती आगे बढ़ती गई। दुकानें यूँ बनी थी गोया ऊंचाई पे हूँ, और दुकानदार शो केसेस के पीछे किसी चबूतरे पर खड़े थे ताकि उन्हें दूर से आते ग्राहक भी दिखाई दे। शो केसेस के अंदर तरह तरह के वफ़ल्स, कंपेयर, एक तरह के तुर्किश बेक्ड आलू और डोनट्स सजे थे, लेकिन उसे किसी और शय की तलाश थी। तुम्हें वो करना है जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था। अब मज़ीद क्या करना है? मेरा पासपोर्ट तुम्हारे पास है। मैं शहर छोड़ के नहीं जा सकती। मेरे काम का हर्ज हो रहा है और यही तुम चाहते थे। वो एक दुकान के सामने रुकी, गर्दन आगे की और ऊंची आवाज़ में बोली। एक सॉल्व। हर तरफ दुकानदार आवाज़ बुलंद नारे लगाते और हाथ के इशारे करते सियाहों को पुकार रहे थे। एक शोर सा लगा था, लेकिन दुकानदार की समझ में आ गया। वो मुस्कुराया और डिस्पोजेबल कप्स के एक मीनार से एक कप उठा लिया। वो भी दूसरे दुकानदारों की तरह शीशों के काम वाली जैकेट और मराशी टोपी पहने हुए था। काहिर अमन मराश जनूबी तुर्की का एक इलाका था जहाँ की एंटी ग्रेविटी आइसक्रीम दोंदरमा न पिघलती थी न गिरती थी, और इसी आइसक्रीम से तुर्क दुकानदार आइसक्रीम थमाने और छीनने वाला करतब खेलते थे। तुमने वाकई कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा? अब कि वो हैरान हुआ था। खुद बता दो क्या करना है मुझे? दुकानदार नौजवान अब कप में कोई शय घोल रहा था। गाहे बगाहे निगाह उठा के सफ़ेद टोपी वाली लड़की को भी देखता, जिसके साथ लंबे कोट वाला आदमी संजीदगी से कुछ कह रहा था। खुद बता दो। माहिर ने शोर में सुना नहीं तो वो उसकी तरफ घूमी और ऊंचा बोली। अंदर से दिल बुरी तरह धड़का। क्या उसको उसकी मदद के लिए कोई रकम अदा करनी पड़ेगी? माहिर फरीद से कुछ बैद नहीं था। माला ने अपना बैंक बैलेंस याद करने की कोशिश की, जिसके सिफर घट रहे थे। सरमा की शादियां जो मालदीव या दुबई में होनी थी, वो उसको अच्छा खासा मुनाफा दे देती, लेकिन उसका पासपोर्ट। तुम्हें काम करना है मेरी कंपनी के लिए। उसे लगा उसने गलत सुना है। मुझे काम करना है। उसने पूरी आंखें खोल के उसे देखा। दुकानदार सर झुकाए कप में स्टिक से कुछ घोल रहा था। गर्म माया से धुआं और इश्तहा अंगेज़ खुशबू उठ रही थी। ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था मादाम, आपके उस पुलिस केस की वजह से मेरा वक्त और मेरी कंपनी की लागत लगेगी। दोनों कीमती हैं। उसके होंठ बेयकीनी से खुल गए। वो नासमझी से उसे देखेगी। दुकानदार ने बाजू लंबा करके कप बढ़ाया। माहिर आगे बढ़ा, कप थामा और एक नोट उसे थमाया। वो जो शौक में खड़ी थी एकदम होश में आई। मैं खुद पे कर सकती हूँ। मैं तुम्हारे वर्किंग आवर से काट लूँगा। डोंट वरी। माहिर ने हाथ से आगे चलने का इशारा किया। वो चल में कब लव भिंचे उसे देखती रही। बहुत अरसे बाद उसे शदीद गुस्सा आया था।
दुकानदार ने शीशों की जैकेट की जेब में नोट अरसा और ढिठाई से खड़ा उन्हें देखे गया। वो बड़ा नोट था और ऐसे दिखाई देने वाले मर्द अगर किसी खूबसूरत औरत के साथ हो तो वो चेंज नहीं मांगते। इसका अंदाज़ा दुरुस्त था। वो चेंज के लिए नहीं रुका। माला ने उससे अपना गर्म कप लिया और आगे बढ़ गई। एकदम वो तमाम दुकानदारों के लिए गैर अहम हो चुकी थी। अब उसे कोई आवाज़ नहीं लगा रहा था। वो किसी और स्याह की तरफ मतवज्जे हो चुके थे। मैं तुम्हारी कंपनी के लिए कैसे काम कर सकती हूँ? थोड़ी दूर आगे जाके वो रुकी और जिद सी होके उसकी जानिब घूमी। मुझे अपना भी काम करना है। मैंने इस शहर में पहले ही चंद इवेंट्स के लिए कमिट कर लिया है। मुझे इस पैसे से अपने बिल्स पे करने होते हैं माहिर। वो आमने सामने खड़े थे और सॉलिड का धुआं दोनों के दरमियान छाता और गायब होता जा रहा था। डोंट केयर, जेबों में हाथ डाले खड़े माहिर फरीद ने कंधे झुकाए। मेरा सारा करियर ख़त्म हो जाएगा ऐसे। उसकी गीली आवाज़ बुलंद हुई। सीरियसली डोंट केयर। उसके अंदर एक लावा सा उभरा जिसे उसने गहरी सांस लेकर दबाया। सॉलिड के कप को होंठों तक लेके एक घूंट भरा मीठा खुशगवार जायका अंदर तक उतर गया, मगर वो लावा नहीं बुझ रहा था। तुम्हारी आर्किटेक्चर फर्म में मैं क्या करूँगी? जब तुम ऑफिस आना शुरू करोगी तो समझा दूंगा। वो बिना असर लिए कह रहा था। माला ने आंखें छोटी करके बगौर उसे देखा। वो ये क्यों कर रहा था? क्या वो उसको इतना नापसंद करता था कि उसका करियर तबाह करने के लिए ये कर रहा था, या इतने बरस पहले उसका माहिर फरीद को अपनी ज़िंदगी से निकल जाने का कहना एक ऐसा रिजेक्शन था जो उसकी अना को आज तक ज़ख्मी किए हुए था? सुंबल उसको बुला रही थी। गालबन छूट का वक्त हुआ चाहता था। अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो मैं अपनी इस जॉब को मुकम्मल कर लूँ। तन से उसको देखा। माहिर ने कंधे झुका दिए और आगे बढ़ गया। बैरबल की कॉल बैक तक वो यहीं बैठा था। ये तय था। लेकिन सुंबल उसको शूट के लिए नहीं बुला रही थी। मावा नामी इन्फ्लुएंसर ने रोना शुरू कर दिया था और मेकअप आर्टिस्ट भी परेशान हो गई थी। क्या हुआ? वो तेज़ी से दरख्त तक आई। दरख्त तले रखी कुर्सी पर बैठी गोरी सी लड़की गुलाबी गिली आंखों के साथ गहरे गहरे सांस ले रही थी। सब कुछ खराब हो जाएगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा। मावा, मेरी बात सुनो। माला उसके सामने पंजों के बल ज़मीन पर बैठी, उसकी गोद में रखे दोनों हाथों पर अपने हाथ रखे। प्लीज़ डोंट हग मी, आई एम नॉट अ हगी पर्सन। वो हाथ छुड़ा के चिल्ला उठी। ओके ओके, मैं तुम्हें हग नहीं कर रही, सिर्फ बात कर रही हूँ। उसने नरमी से उसके हाथ फिर से थामे। इस दफ़ा मावा ने उन्हें नहीं छुड़ाया। मेरी तरफ देखो, सिर्फ 1 मिनट के लिए, ओके? मावा के सामने पंजों के बल बैठे वो गर्दन उठाए उसकी आंखों में देख रही थी। मावा का आंसू टूट के गाल पर गिरा। मस्कारे की लड़ी बनती गई। मेकअप आर्टिस्ट के मुंह से कराह निकली। सिर्फ मेरी तरफ देखो, ओके? मावा ने इस बात में गर्दन हिलाई। ये तुम्हारा पहला शूट नहीं है। हमने 80% शूट कर लिया है, बस चंद शॉट्स रहते हैं। मगर भीगी आवाज़ टूट गई। आंखें बंद करो। मावा ने गीली पलकें बंद की तो हल्कों तले स्याह खाका बनता गया। मेकअप आर्टिस्ट रोहानसी होकर कभी सुंबल को देखती, कभी उस लंबे कोट वाले आदमी को जो दरख्त से टेक लगाए उनके करीब खड़ा खामोशी से उन्हें देख रहा था। बाजू सीने पे लपेटे थे और चेहरे पे कोई तासुर ना था। गहरी सांस लो, नाक से अंदर, शाबाश। अब मुंह से बाहर निकालो। 1 2 3। वो उसके हाथ थामे उसी तरह बैठी थी। अब इस बारे में सोचो जो तुम चाहती हो कि दूर एक रेस्टोरेंट के सामने लाताल्लुक से नौजवान को देखा कि तुम्हारा फियांसी तुम्हारे लिए करे। मावा की बंद पलकें लर्जी। चंद स्याह धारियाँ टूट के बह गई। वो क्या है जो तुम चाहती हो कि वो तुम्हारे लिए करे? कोई एक काम, एक जेस्चर? मेटालिक बिर्किन। मुझे मेटालिक बिर्किन चाहिए, मेरा अपना बिर्किन। लेकिन उसकी आंखें खुली होती तो वो माला के चेहरे पे आई अफसोस की लहर देख सकती, मगर उसने अपनी आवाज़ हमवार रखी। ओके गुड, इस बिर्किन बैग को तस्वुर करो, तब तुम कैसा महसूस करोगी? मैं खुश होंगी। सोचो वो अभी तुम्हारे हाथ में है। अब आंखें खोलो। लर्ज़ती हुई पलकें जुदा हुई। उसकी आंखें अंदर से गुलाबी थी। अगर तुम ये छूट अच्छा कर लो तो एक दिन तुम्हें तुम्हारा बिर्किन मिल जाएगा। मावा हल्का सा मुस्कुराई। अब तुम सिर्फ इस बिर्किन के बारे में सोचोगी, हर तस्वीर में तुम इसके लिए मुस्कुराओगी, ओके? उसने नरमी से लड़की का हाथ दबाया। उसने गीली आंखों से थोड़ी इस बात में हिलाई। ओके ओके, मेटालिक बिर्किन, मेटालिक बिर्किन। वो बुड़बुड़ाने लगी। माला उठ खड़ी हुई। मेकअप आर्टिस्ट को इशारा किया। वो जल्दी से ब्राइड्स लॉ की तरफ लपकी। रोशनी जा रही थी, वक्त कम था। वो पलटी तो देखा वो दरख्त के साथ खड़ा सीने पर बाजू लपेटे उसे देख रहा था। माला ने शानियाँ झुकाए। ऐसा होता रहता है। माही ने जवाब नहीं दिया। उसी तरह उसे देखे गया। वो जब तक उसके करीब आई, सुंबल भी उन दोनों के साथ आ खड़ी हुई थी। उसकी मोबाइल स्क्रीन रोशन थी। माला जानती थी उसने अभी अभी हर्मिस के इस ख़ास मेटालिक बिर्किन बैग को गूगल किया था। 1.25 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का होता है ये बैग। उसका दिमाग जैसे भग से उड़ गया था। ये इसको कहाँ से मेटालिक बिर्किन दिला के देगा?
नापसंदीदगी से उस नौजवान की तरफ इशारा किया जो बेजार सा दूर बैठा था। वो एक यूट्यूबर था और उसकी सारी पर्सनैलिटी उसके 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे। दिला देगा एक दिन, माला मुस्कुरा दी। दरख्त के पीछे एक बच्चा आगे बैठ गया था। उसके हाथ में वायलिन था और वो मध्यम सुरों में उसे बजाने लगा था। वैसे माला, सुंबल रुक के सोचने लगी, क्या वो ये बैग हासिल करने पे खुश हो जाएगा? नहीं, ऐसी चीज़ें मिलने के 24 घंटों के अंदर अपनी अहमियत खो देती है। फिर खुशी किससे मिलती है? कम से कम हरमिस के बैग से नहीं मिलती। वो की नखियों से देख सकती थी कि वो अभी तक यूं ही खड़ा उसे देख रहा है। शायद वो कुछ सोच रहा था, शायद उसे कुछ याद आ गया था। तभी जेब में थरथराहट हुई। उसने मोबाइल बाहर निकाला। वेरिएबल फरीद कॉलिंग। माहिर तेज़ी से सीधा हुआ। तुम बात करना चाहते हो? उसने मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाया। सुंबल ने दोनों को बारी बारी देखा और चुपचाप वहाँ से हट गई। माहिर ने सिर्फ अबरू से कॉल उठाने का इशारा किया। हेलो बैरबल। उसने फ़ोन स्पीकर पर लगा दिया। वो अब उसकी हथेली पर था। वो फ़ोन को देख रही थी और माहिर उसे, कैसी हो माला? उसकी आवाज़ ख़राब गले जैसी थी। अपना बताओ, तुम कैसे हो? रुक के माहिर को देखा। कहाँ हो? मैं। वो ठहरा, फिर आवाज़ में खफगी उभरी। माहिर ने तुम्हें कहा है ना मुझे फ़ोन करने के लिए? माहिर खामोशी से उसे देखता रहा, जैसे वो देखना चाहता था कि वो क्या कहती है। हाँ, और वो मेरे साथ है। वो रुकी, निगाह उठा के माहिर को देखा। और वो तुम्हारे लिए परेशान है। बात करोगे? उससे कहो मेरे लिए परेशान ना हो। मैं उससे और इस शहर से बहुत दूर चला गया हूँ। वो मुझे नहीं ढूंढ सकता। बैरबल, ये मेरी वजह से हुआ है। ये इसकी वजह से हुआ है माला। फ़ोन स्पीकर पे है ना? जाहिर है, वरना तुम्हारा भाई किसी भी लम्हे मेरी मदद करने से इनकार कर सकता है। माहिर को महसूस हुआ कि उसको देखते हुए वो हल्का सा मुस्कुराई है। वो बिना मुस्कुराए उसे देखे गया। उससे कहो मेरे पीछे ना आए, मुझे अकेला छोड़ दे। बैरबल एक दफ़ा कहा ना, वो अब मुझे कभी नहीं ढूंढ सकेगा। और कॉल काट दी गई। माला ने शाने झुकाए। अब मैं अपना काम कर लूँ? सादगी से पलके झपकाई। माहिर ने गहरी सांस ली, उंगली से कनपट्टी मसली, सर को मुंह में खम दिया और पलट गया। उसे सुंबल और मावा की तरफ वापस जाना था, लेकिन वो यूं ही रुक के उसे जाते देखने लगी। डूबते सूरज में सुरमई ओवरकोट वाला शख्स सर झुकाए साहिल के किनारे चलता जा रहा था। वो एक हाथ से कनपट्टी भी मसल रहा था। उसके साथ पानी पर मस्जिद का अक्स झलमला रहा था। रोशनियाँ जल उठी थी। आसमान मज़ीद जामनी हो गया था और उस शख्स की उदासी उस पानी में घुलती जा रही थी। वो चंद लम्हे लब काटे उसे जाते देखती रही। फिर एकदम वो उसके पीछे लपकी। माहिर। वो रुका, स्याहों के शोर में, जैसे उसे मालूम न हुआ कि आवाज़ किस तरफ से आई थी। फिर पलटा। तब तक वो उस तक पहुंच चुकी थी। क्या तुमने उसे हर जगह तलाश कर लिया है? इस शहर में हर जगह जहाँ वो जा सकता था। उसने कहा है वो शहर से चला गया है। वो बरसा गया होगा। वहाँ एक वेकेशन हाउस है हमारा, जहाँ वो कनपट्टी में चलते हुए थकावट से कह रहा था। मगर उसने ये भी कहा कि तुम उसे ढूंढ नहीं सकते। वो ऐसे वेकेशन हाउस क्यों जाएगा जिसके बारे में तुम जानते हो? वो रुक के उसे देखने लगा, आंखें छोटी हुई। वो ऐसी जगह गया है जहाँ तुम उसे ढूंढ नहीं सकते। वो नरमी से दोहरा रही थी। वो कौन सी जगह है जिसके बारे में बैरबल को इतना एतमाद है कि तुम उसे नहीं ढूंढ सकते? वो रुक गया। वो हर जगह गया था, हर जगह फ़ोन किया था उसके दोस्तों को, उन रेस्टोरानों और क्लब्स में जहाँ वो जाता था। सिवाय ऐसा एतमाद इंसान को सिर्फ एक जगह के बारे में होता है जिसे वो कंट्रोल करता है। जब मैं माँ से नाराज़ होती थी तो उसी जगह जाके छुपती थी जो मेरे कंट्रोल में होती थी, यानी मेरा ऑफिस, बेकरी। मैं सिर्फ बेकरी नहीं गया, मगर वो वहाँ नहीं है। वो कार वहाँ खड़ी करके खुद गायब हो गया है। वो जैसे ही आएगा, स्टाफ मुझे इतना, उसके स्टाफ की तनख्वाह कौन देता है, तुम या बैरबल? और माहिर फरीद ने बेख्तियार माथे को छुआ, फिर ज़ोर से बूट ज़मीन पर मारा। अगले ही लम्हे वो तेज़ी से पलट गया। उसका रुख कार की जानिब था। चंद लम्हों बाद वो पलटा। वो उसे शुक्रिया कहना चाहता था, लेकिन तब तक वो वहाँ नहीं थी। वो अपनी ब्राइड्सला की तरफ वापस जा चुकी थी। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। होपफुली कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।